हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेल गैमेटोफाइट की संरचना एवं उसका विकास कैसे होता है, नर युग्मोद्भिद की संरचना। इससे पहले हमने पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये हमने देखे। पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। उसकी संरचना में ये पुष्पवृंत होता है, ये पुष्पासन, और पुष्पासन पर लगे होते हैं बाह्य दलपुंज। ये एक चक्कर बाह्य दलपुंज का हो जाएगा, ये हो जाएंगी दलपुंज, ये हो जाएंगी दलपुंज, और इसके बीच में होता है ये होता है जायांग, और ये साइड में होते हैं पुमंग। तो आज हम देख रहे हैं पुमंग, जिसे बोलते हैं नर युग्मोद्भिद, या हम बोल सकते हैं इसे लघु बीजाणुधानी या पुंकेसर। कितने नाम आ गए? पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, नर युग्मोद्भिद, ये नाम आ गए, आपको याद करने हैं। इसकी संरचना एवं इसका विकास तो हम देख रहे हैं, जैसे ये नर युग्मोद्भिद है, ये नर युग्मोद्भिद, इसकी संरचना एवं विकास देख रहे हैं। ये है नर युग्मोद्भिद, या बोल सकते हैं हम पुंकेसर। ओके, तो इसकी संरचना में इसके 3 पार्ट होते हैं। ये तो होता है परागकोश, ये हो जाएगा परागकोश, ये हो जाएगा पुतंतु, और ये जोड़ने वाला हो जाएगा योजी। तो पुंकेसर की संरचना में 3 पार्ट हुए, परागकोश, पुतंतु, योजी। इसमें परागकोश का निर्माण, परागकणों का निर्माण कैसे होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, कितनी पालियां होती हैं, ये हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं आवर्तबीजियों में जनन के लिए आवर्तबीजियों में जनन के लिए मुख्य अंग पुष्प होता है, हमने देखा। लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं आवर्तबीजियों में। पुष्प एक रूपांतरित पर्व है, जिसके 4 भाग हमने बताए, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। इसी के साथ में पुष्प शीर्ष और शीर्ष पर निकली होती हैं पर्वसंधियां। जैसे ये पुष्पवृंत है, इस पर पर्वसंधियां बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। इसमें कुछ तो बंदे हैं और कुछ फर्टाइल हैं, उर्वर हैं। जैसे फर्टाइल में तो आ जाएगा पुंकेसर, स्त्री केसर, और बंदे में आ जाएगा बाह्य दलपुंज, ये आ जाएंगे बंदे में। तो इसी कारण बता रखा है कि रूपांतरित पर्व है और एक बीजाणुधानी पर्व है, जिसमें कुछ भाग तो होते हैं बंदे और कुछ भाग क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये परागकोश है। जैसे ये परागकोश है हमारा, इसकी 2 पालियां होती हैं, 2 पालियां, 2 लोब, और ये जुड़े होते हैं कनेक्टिव जिसे बोलते हैं हम योजी से। ये 2 पालियां जुड़ी होती हैं योजी से, और ये होता है नीचे पुतंतु। इसकी संरचना हमने देखी। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे ये 2 पालियां हैं, जैसे एक पाली तो ये और एक पाली ये 2 पालियां जुड़ी होती हैं। इनको हम देखें यहाँ पर, ये और आगे 2 भागों में डिवाइड होती हैं, जिसे हम बोल सकते हैं जिसे हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे, जैसे ये परागकोश है, द्विपालित परागकोश, ये है 2 पालियां, और ये डिवाइड होता है आगे 4 परागपुटों में। 4 परागपुट या परागकोश में डिवाइड होता है। इसमें 4 होते हैं, ये 2 इसके और 2 इसके। फर्स्ट में हमने देखा, जैसे पुंकेसर है, 3 भाग, परागकोश, पुतंतु, योजी। अब हम देख रहे हैं परागकोश की संरचना 2 पालियां। अब 2 पालियां भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जिससे क्या बन जाएंगे? 4 परागपुट, और इन चारों परागपुट्स में होते हैं क्या? परागकण। इन चारों परागपुट में क्या होंगे?
परागकण यानी पर 2 पालियों से 4 परागपुटों का निर्माण हो रहा है। और इन 4 परागपुटों में क्या होता है कि ये कुछ कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे कुछ तो होती हैं भित्तीय कोशिकाएं, कुछ तो होंगी भित्तीय कोशिकाएं, और कुछ कोशिकाएं होंगी जिसे हम बोल देंगे परपसु कोशिकाएं, या हम बोल सकते हैं उसे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका, या बोल सकते हैं इसे प्रपसु कोशिका बोल सकते हैं। कुछ तो उसका आवरण का निर्माण करेंगी और कुछ उसके अंदर पाई जाएंगी जिसे हम बोल सकते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्रपसु कोशिका। ओके गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। भित्तीय कोशिका भित्ति का निर्माण कर देंगी और परपसु कोशिकाएं आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। यहाँ पर होगा अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर निर्माण होगा लघु बीजाणुओं का। अब से पहले हमने क्या क्या देखा कि भाई एक पुंकेसर है, उसके 3 भाग परागकोश, भूतंतु, योजी। ओके, इसके बाद में परागकोश में 2 पालियां, 2 लोब्स होते हैं, और उन 2 लोब्स में और 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिसे हम बोलेंगे आगे 4 परागपुटों में। 4 परागपुटों में सेल्स पाई जाती हैं। इन परागपुटों में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं भित्ति कोशिकाएं, जो बाहरी आवरण का निर्माण करेंगी, और कुछ सेल्स होती हैं जो होती हैं परपसु कोशिकाएं या प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं, जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं, जैसे ये है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। भित्ति कोशिकाओं की स्टोरी देखते हैं। तो भित्ति कोशिकाओं में होती है, परागकोश की भित्ति में होती है बाह्य त्वचा, अंतःस्थितियम, टेपिटम और मध्य स्तर। पहला आ जाएगा बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा एक कवरिंग लेयर बनाएगी। जैसे ये है एक कवरिंग लेयर, ये बाह्य त्वचा हो जाएगी इसकी, ये सेल्स आएंगी। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होता है अंतःस्थितियम। अंतःस्थितियम में अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण ये एक दृढ़ आवरण प्रदान करता है जो परागकोश के स्फुटन में हेल्प करता है। अंतःस्थितियम के नीचे होता है मध्य स्तर। अंतःस्थितियम के नीचे होता है मध्य स्तर। ये मध्य स्तर भी कवरिंग का ही काम करता है, इसकी बाहरी आवरण सुरक्षा में हेल्प करता है। और लास्ट में होता है टेपिटम। ये होता है टेपिटम। जैसे ये अंतःस्थितियम हो जाएगा, अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाएंगे जो परागकोश के स्फुटन में हेल्प करेंगे। जैसे ये परागकोश है, इसके नीचे मध्य परत हो जाएगी और ये टेपिटम सेल्स पाई जाएंगी। ये हैं टेपिटम सेल्स, ये है मध्य स्तर, ये है अंतःस्थितियम और ये है बाह्य त्वचा। ओके, तो टेपिटम का काम क्या होता है? टेपिटम पोषण प्रदान करने वाली सेल्स होती हैं जो लघु बीजाणुधानी जो परागकणों का निर्माण होता है उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ये टेपिटम। तो अब तक हमने भित्ति कोशिका की संरचना, इसके 4 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? बाह्य त्वचा, अंतःस्थितियम, मध्य स्तर और टेपिटम। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और ये बचता है प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं आगे टेपिटम सेल्स द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो परपसु सेल्स थी उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और प्रत्येक सेल 4 सेल्स का निर्माण करेंगी जिसे हम बोल देंगे लघु बीजाणु कोशिका। ये 4 सेल होंगी अर्धसूत्री विभाजन के बाद। और ये कैसे कैसे व्यवस्थित हो सकती हैं?
पहला आ रहा है चतुष्फलकीय 4 फलक के रूप में। एक, दो, तीन और एक इसके जस्ट नीचे होगा। 4 फलक हो गए, 1, 2, 3, एक इसके विपरीत साइड में। तो ये हो गई क्या पहला हो गया चतुष्फलकीय। ऐसे व्यवस्थित हो सकती हैं 4 सेल्स हो गई अर्धसूत्री विभाजन के बाद चतुष्फलकीय, पहला हो गया। दूसरा ये ऐसे व्यवस्थित हो सकती हैं जिसे हम बोल सकते हैं समद्विपार्श्विकीय, समान दो पार्श्वों में। 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा समद्विपार्श्वीय। ओके गाइज। एक हो सकता है रेखिक, एक रेखा में व्यवस्थित हो। 1, 2, 3 और 4, ये हो गया रेखिक। और एक रह गया टी आकार, फोर्थ रह गया टी आकार। टी आकार में ऐसे व्यवस्थित हो सकती है, एक सेल्स ऐसे हो सकती है और बाकी की सेल्स ऐसे 1, 2, 3, 4, ये ऐसे व्यवस्थित हो सकती हैं टी शेप में। इस प्रकार लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री विभाजन में 4 सेल्स का निर्माण होगा और वो 4 सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी और वो व्यवस्थित हो सकती हैं जैसे चतुष्फलकीय, 4 फलक के रूप में, समद्विपार्श्वीय, रेखिक और टी आकार। यहां तक आपको क्लियर हुआ। जब ये सेल्स एक दूसरे से हटेंगी, ये एक दूसरे से सेल्स हटेंगी, जैसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये बनाएंगी परागकण, जिसे हम बोल सकते हैं पोलन सैक। क्या बनाएंगी? परागकण बनाएंगे। अब ये परागकण आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, ओवरी को फर्टाइल करेंगे, जिसे परपरागकण, स्वपरागकण, वो प्रोसेस होंगी। तो ये परागकण क्या होता है, जैसे अर्धसूत्री विभाजन हो 4 सेल्स और 4 सेल विभाजित होकर 4 परागकणों का निर्माण करेंगी। बट कई बार क्या होता है, जैसे ये सेल्स है, 4 सेल्स ना होके जुड़ी हुई 5 सेल्स होती हैं, यानी 5 सेल्स होती हैं, जो 5 परागकण का निर्माण होगा, 5 परागकणों का निर्माण होगा, जिसे हम बोलेंगे पॉलीस्पर्मी, जिसे हम बोलेंगे पॉलीस्पोरिया, बहुबीजाणुता, बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता किसने बोला हमने, कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 सेल्स हुई और 4 सेल धीरे धीरे अलग अलग डिवाइड होंगी, यानी वो इनका परागकणों का निर्माण करेंगे। परंतु कभी कभी क्या होता है, ये 4 सेल 4 ना होके 5 ही बना देती हैं, तो उसे हम बोल देंगे बहुबीजाणुता। इसके बाद में आता है परागकोश का स्फुटन। इसके बाद में आता है परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन है जो उसके फटने यानी उसके टूटने के बेस पर 4 टाइप का हो सकता है। अनुप्रस्थ हो सकता है, लंबवत हो सकता है, छिद्रमीय हो सकता है और कपाटी हो सकता है। परागकोश स्फुटन हो सकता है लंबवत, जैसे ये परागकोश है, ये ऐसे लंबाई में फट जाए, ये हो जाएगा लंबवत। एक हो जाएगा छिद्रमीय, जैसे इसमें छिद्र बन जाए। तीसरा हो सकता है कपाटीय, ये कपाटों में डिवाइड हो जाए, अलग अलग कपाटों में ये ऐसे डिवाइड हो जाए, वो जाएगा कपाटीय। और एक हो सकता है अनुप्रस्थ, फोर्थ हो सकता है अनुप्रस्थ विस्फोटन या स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन में जैसे ये परागकोश है, ऐसे अनुप्रस्थ स्फुटित हो सकता है। तो इस प्रकार हमने परागकोश स्फुटन के टाइप देखे, लंबवत, छिद्र में, कपाटीय और अनुप्रस्थ स्फुटन। लघु बीजाणु जनन देख लिया, परागकोश स्फुटन देख लिया। अब इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं युग्मोद्भिद, जो नर गेमेटोफाइट है, नर युग्मोद्भिद है, उसकी संरचना और परागकण बने थे 4 परागकण, वो
लघु बीजाणु जनन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद लघु बीजाणु जनन, और फिर उसमें 4 परागकण जुड़े हुए थे, वो अलग होके अलग अलग परागकणों में विभाजित हो जाएंगे, जिसे हम बोल देंगे अंकुरित परागकण। वो क्या बोल देंगे हम? नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद क्या होता है? अंकुरित परागकण। ये अंकुरित परागकण है, ये आगे जाके 2 सेल्स का निर्माण करेगा, जिसमें एक सेल्स होगी कायिक कोशिका और एक सेल होगी जनन कोशिका। एक होगी कायिक सेल्स और एक होगी जनन सेल। ओके, अब ये जनन सेल्स आगे जाके, ये जनन सेल्स आगे जाके समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। 2 नर युग्मक का निर्माण करेगी, विभाजन होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। यहां तक आपको क्लियर हुआ? जैसे पहले परागकोश था, परागकोश में कोशिकाएं थी, भित्ति कोशिकाएं और लघु बीजाणुजनन कोशिकाएं। लघु बीजाणुजनन कोशिकाओं में हो रहा था अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 लघु बीजाणुधानी यानी 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होता। वो 4 लघु बीजाणुजनन कोशिकाएं अलग अलग होके अंकुरित परागकण का निर्माण कर रही हैं। वो अंकुरित परागकण एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका का निर्माण कर रहे हैं। जनन कोशिका आगे जाके 2 सेल्स का निर्माण करेंगी, 2 नर युग्मकों का निर्माण करेंगी। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। गाइस, परागकण की संरचना में क्या होता है? ये परागकण ऐसे गोलाकार होता है, इसमें एक छिद्र होता है। परागकण एक गोलाकार संरचना होती है, इसमें छिद्र होता है, जिसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र बोलेंगे इसे हम। और इस पर एक लेयर पाई जाती है स्पोरोलिन नामक एक केमिकल की। स्पोरोलिन नामक एक केमिकल की, जो क्या काम में हेल्प करता है? परागकण में हेल्पफुल है। परागकण में हेल्पफुल है क्योंकि ये एक मीठा चिकना होता है। मीठा इसलिए क्योंकि जो मधुमक्खियां होंगी या कुछ अन्य कीट होंगे, वो इस पर मधु को एकत्रित करने के लिए जाएंगे स्पोरुलिन को, और वो बदले में उस पे चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद दूसरे प्लांट्स पे जाएंगे, फिर तीसरे पे। ऐसे परागकण में हेल्पफुल होते हैं। साथ में इसकी एक हानि भी होती है। ये स्पोरुलिन एक केमिकल होता है, अगर ये अपने संपर्क में आए नोज में, माउथ में, तो ये हमें ज्वर या एलर्जी जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से हमने परागकण की संरचना देखी। अब हम देखते हैं नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन। एक केंद्रीय होता है, एक केंद्रीय सघन जीवद्रव्य होता है इसमें, और ही साथ में इसमें एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय, एक केंद्रीय सघन जीवद्रव्य। इसमें 2 आवरण होते हैं, एक बाह्य त्वचा, एक हो जाएगी मध्य त्वचा। एक बाह्य त्वचा हो जाएगी, एक मध्य त्वचा। बाह्य त्वचा पर स्पोरुलिन नामक आवरण होता है। स्पोरुलिन नामक एक केमिकल है, जीव द्रव्य है, जो इसको नमी हो गई, मिट्टी हो गई, पानी हो गई, इससे हेल्प करता है, एक रक्षा आवरण का काम करता है। साथ में स्पोरुलिन मीठा चिकना होता है, जो कीट हो गए परागण, उनको आकर्षित करने और परागकण में हेल्पफुल होता है। ये सेलुलोज या पैक्टिन का बना होता है। इसकी हानि भी होती है, जैसे ये लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक कोशिका होती है। नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक कोशिका होती है। अब ये प्राथमिक कोशिका है, आगे समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होके विभाजन होगा समसूत्री। समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित 2 सेल्स का निर्माण करेंगी। एक तो होगा कायिक कोशिका, बता दिया मैंने, और दूसरा हो जाएगा जनन कोशिका।
जनन कोशिका, यहाँ पर बता दिया अंकुरित परागकण, आगे नरयुग्म उद्भिद प्राथमिक कोशिका अंकुरित परागकण, और ये कायिक कोशिका जनन कोशिका में विभाजित होगा। कायिक कोशिका छोटी होती है और जनन कोशिका थोड़ी बड़ी होती है, वो आकार में धीरे धीरे चपटी या तरकु आकार होती जाती है। कायिक कोशिका में डीएनए आरएनए प्रोटीन्स इसकी मात्रा अलग अलग होती है, जनन कोशिका में अलग अलग प्लांट्स के बेस पर अलग अलग होती है। कायिक कोशिका का काम है परागनली का विकास करना, पराग नली का निर्माण करना। जैसे ये एक सेल्स थी, ये परागकण था, इसमें दो सेल्स होंगे, कायिक कोशिका जनन कोशिका। पहले जो कायिक कोशिका इसे साथ में अटैच होती है, जनन कोशिका यहाँ होती है, ये इससे निकलकर ये ऐसे एक सेल्स का निर्माण करेंगी। ये है कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका यहाँ पर होगी। ये कायिक कोशिका आगे परागनली का निर्माण करेंगी। ये परागनली ऐसे जैसे ये वर्तिकाग्र अंडाशय, ये इसके अंदर यहाँ पर अटैच हो गई, इसके अंदर परागनली का विकास करी कायिक कोशिका। इसके बाद में कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है, इसका इतना ही काम होता है। इसके बाद में आती है जनन कोशिका। जनन कोशिका 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। अभी मैंने बता दिया था 2 नर युग्मक बनाती है समसूत्री विभाजन के द्वारा, जो आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पहले हो जाता है, उसके बाद में परागनली का विकास होता है। कई बार पहले हो जाता है परागनली का विकास। इस प्रकार हमने एक बार एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। हमने देखा पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। पुष्प एक रूपांतरित पर्व है जिसमें क्या क्या होता है, पुष्पवृंत, ये हो जाएगा पुष्पवृंत, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें कुछ बंदे होते हैं, कुछ उर्वर या फर्टाइल होते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं नरयुग्मोद्भिद की संरचना। इसमें ये होता है परागकोश, ये जोड़ने वाला योजी और ये पुतंतु। अब परागकोश की संरचना में 2 पालियां दिखाई दे रही है हमें, एक ये 2 पालियां। ओके, अब ये 2 पालियों की इंटरनल संरचना देखें तो एक पाली ऐसे डिवाइड, एक ये और एक ये, 4 परागकोश 4 परागपुटों में डिवाइड होती हैं और इन परागपुटों में निर्माण होता है परागकणों का। इन परागपुटों में परागकणों का निर्माण होता है। अब इसमें सेल्स होती हैं, कुछ तो होती हैं भित्ति कोशिकाएं और कुछ होती हैं बीजाणुजन कोशिकाएं, या बोल सकते हैं हम परपशु कोशिकाएं। परपशु कोशिकाएं होती हैं। ये परपशु कोशिकाएं आगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सेल्स का निर्माण करेंगी, जो होंगी 4 सेल्स। ये 4 सेल्स ये हो सकती हैं रेखिक, क्रोशित, टी आकार, समद्विपार्श्विक, ऐसे 4 सेल्स होंगी। ये 4 सेल्स आगे अलग अलग होके परागकण का निर्माण करेंगी, अंकुरित परागकण का। और ये परागकण जब वर्तिका अंडाशय यहाँ पर आएगा, जिसे बोलते हैं हम परागकण, और ये परागकण ठीक सा बना लेते हैं, ये हो जाएगा ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय। जैसे ये परागकण यहाँ पर आया, इसके बाद में जैसे परागकण है 2 सेल्स का निर्माण करेगा, एक तो कायिक कोशिका और एक हो जाएगी जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका तो परागनली का विकास करेगी, जनन कोशिका इसको फर्टाइल में हेल्प करेंगी। ये थी सारी की सारी स्टोरी शॉर्ट रिवीजन में। ओके गाइज, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और अच्छा आपको बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए बेहतर है। ओके गाइज।